अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको लाभ हानि नियोजन खाता बनाना सिखाऊंगी। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। लाभ हानि नियोजन खाता बहुत ही इजी होता है और आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ये हर बार बोर्ड एग्जाम में बनाने के लिए आता भी है लाभ हानि नियोजन खाता। तो सबसे पहले हम लाभ हानि नियोजन खाते का मीन समझेंगे, फिर उसका फॉर्मेट देखेंगे और फिर एग्जाम्पल से हम उसे समझेंगे कि लाभ हानि नियोजन खाता कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले इसका हम मीनिंग समझेंगे। लाभ हानि नियोजन खाता साझेदारी फर्म का, आप सबसे पहले ये ध्यान रखिए, ये साझेदारी फर्म का होता है, साझेदारों का नहीं होता है। साझेदारी फर्म द्वारा बनाया जाता है। वो खाता होता है जो कि अंतिम रूप से साझेदारों को वितरित की जाने वाली लाभ या हानि की राशि ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। मीन्स जो लाभ हानि की आखिरी जो हमारी राशि बचती है उसे साझेदारों के मध्य बांटा जाता है और जिस अकाउंट में ये सब दिखाया जाता है उसे लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं। ये अंतिम राशि साझेदारों को उनके लाभ हानि अनुपात में, मतलब जो लाभ हानि की राशि होती है उन्हें साझेदारों के मध्य लाभ हानि अनुपात में, या अगर अनुपात नहीं दिया हो तो समान अनुपात में उनके पूंजी खातों में डाल दी जाती है। मतलब कि सिंपल सा होता है, लाभ हानि जो बांटने, मतलब लाभ हानि को जिस अकाउंट में बांटना दर्शाया जाता है साझेदारों के बीच, उसे लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं और इसे किस समान अनुपात में या लाभ हानि अनुपात में बांटा जाता है। अब इसका फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें एक साइड डेबिट और ये वाली साइड क्रेडिट, पर्टिकुलर एंड पर्टिकुलर। आप ये ध्यान रखिए, हम साझेदारों का फर्म मीन साझेदारों की तरफ से जो खाता बनता है ये किसकी तरफ से बनता है, साझेदारी फर्म के तरफ से। तो जो लाभ, अगर हमें, आपको पता ही होगा, लाभ होता है तो हम उसे क्रेडिट साइड और हानि होती है तो हम उसे डेबिट साइड लिखते हैं। सो यहाँ पर नेट प्रॉफिट, अगर हमें लाभ होगा तो हम उसे क्रेडिट साइड लिखेंगे। फिर आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, क्योंकि अगर आहरण पर ब्याज हम साझेदार अगर आहरण करते हैं तो उस पर जो ब्याज लेते हैं, मतलब कि जो साझेदारी फर्म होता है उसके पास क्या होगा, पैसा आएगा, मतलब उसका लाभ बढ़ेगा, इसीलिए उसे आहरण पर ब्याज को हम क्रेडिट करेंगे। साझेदारों द्वारा माल का आहरण, अगर साझेदार माल का आहरण करेंगे तो उस पर हमें ब्याज मिलेगा और अगर हमें ब्याज मिलेगा तो लाभ होगा तो उसे हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। साझेदारों के चालू पूंजी खाते में हानि की राशि, अब ये ध्यान रखिए, अगर हमें हानि होती है तो हम उसे क्रेडिट साइड लिखते हैं, क्योंकि अगर हानि होगी तो साझेदार हमें पैसा देंगे वापस से, और अगर पैसा देंगे तो हमारा लाभ बढ़ेगा, इसीलिए हम उसे क्रेडिट साइड लिखेंगे। ये आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं कि हानि क्रेडिट साइड क्यों लिखी, सिर्फ इतना ध्यान रखिए, अगर हमें हानि होगी, मतलब फर्म को अगर हानि होगी तो वो किससे वसूलेंगे, साझेदारों से। अगर साझेदारों से वसूलेंगे तो साझेदार उसको पैसा देंगे और अगर उनको पैसा देंगे तो लाभ बढ़ेगा और लाभ बढ़ेगा तो हम उसे क्रेडिट साइड लिखेंगे। अब डेबिट साइड, यहाँ पर पूंजी पर ब्याज, अगर पूंजी पर ब्याज मिलता है, मतलब साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाता है और अगर देते हैं तो हानि होती है, इसीलिए उसे डेबिट साइड। साझेदारों को वेतन दिया, वो भी हमारी हानि हुई। बोनस या कमीशन अगर किसी साझेदार को दिया जाता है, मतलब हमारे पास से पैसा जाता है, तो हमारी हानि होती, इसीलिए हम उसे डेबिट साइड लिखते हैं। साझेदारों के ऋण पर ब्याज, अगर साझेदारों ने ऋण लिया और उनको ब्याज दिया गया, मतलब अगर ब्याज देते हैं, अगर साझेदारों ने हमें ऋण दिया और उस पर हम ब्याज देंगे तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। और ये ध्यान रखिए, ऋण पर ब्याज 6% दिया जाता है, अगर उसका परसेंट डिसाइड नहीं हो तो 6% ब्याज की दर से हम उसे ऋण पर ब्याज देंगे। साझेदारों के चालू या पूंजी खाते में लाभ राशि, अब अगर लाभ होता है तो हम उसे साझेदारों के मध्य देते हैं और उसे डेबिट साइड लिखते हैं। अब डेबिट साइड क्यों लिखा, क्योंकि अगर फर्म को लाभ होगा तो लाभ होने पर साझेदारों को पैसा दिया जाएगा और जब हम पैसा देते हैं तो हमें हानि होती, इसीलिए हम उसे डेबिट साइड लिखेंगे। सो चलिए, अब हम, आपने फॉर्मेट समझ में आ गया होगा, अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे लाभ हानि नियोजन खाता बनाना। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, PQR साझेदार है, वे लाभ हानि 2:1 के अनुपात में बांटते हैं। मतलब PQ और R साझेदार हैं और वो लाभ हानि को कितने अनुपात में बांटते हैं, 2:1। मतलब जितना भी लाभ होगा हम उसे कितने भागों में बांटेंगे, पहले ये देखते हैं। सो इन सभी को प्लस कर देंगे, 2, 2 और 1 कितना हो गया, 5। मतलब जितना भी लाभ या हानि होगा हम उसे 5 भागों में बांटेंगे, जिसके 2 हिस्से P के पास, 2 हिस्से Q के पास और 1 हिस्सा R के पास जाएगा।
अन्य साझेदारों ने, अब यहाँ पर अन्य साझेदार कौन हो जाएंगे, पी और क्यू, क्योंकि आर को आश्वासन दिया गया है। मतलब कि अन्य साझेदारों पी और क्यू ने आर को आश्वासन मतलब गारंटी दी है कि उसे कम से कम 14,400 लाभ अवश्य ही मिलेगा। मतलब कि कितना भी हानि हो या लाभ हो, उसे कितना लाभ दिया जाएगा, 14,400। किसने बोला है, ये पी और क्यू ने। किसको, आर को बोला है। चालू वर्ष का शुद्ध लाभ 68,400 है। मतलब कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, 68,400 है। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। सो हमें यहाँ पर क्या प्रिपेयर करना है, लाभ हानि नियोजन खाता। सो हमने उसका फॉर्मेट बना लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2020। यहाँ पर हम फॉर्मेट में ऐसा लिखेंगे। फिर ये वाला साइड डेबिट और ये वाला साइड क्रेडिट। आपको पता ही है ये अकाउंट कौन बनाता है, अभी हमने सीखा है फर्म बनाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, लाभ, और यहाँ पर क्या होगी, हानि। अब जो हमें लाभ हुआ, शुद्ध लाभ कितना है, 68,400। हम उसे कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। सो क्रेडिट साइड हम बाय कर लिखते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे बाय नेट प्रॉफिट। लेकिन अभी इस एग्जाम्पल में आहरण पर ब्याज या पूंजी पर ब्याज की ऐसी कोई सी भी कंडीशन हमें नहीं दी है, तो हम उसे नहीं लिखेंगे। अगर आपको दे तो आहरण पर ब्याज इस साइड और पूंजी पर ब्याज इस साइड आप लिख दीजिए। सो यहाँ पर हम अब इसे सोल्व करेंगे। सो हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, 68,400, उसे हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम इसे साझेदारों के मध्य बांटेंगे। मतलब पी क्यू और आर के बीच हम कितने अनुपात में, 2:1 के अनुपात में बांटेंगे। सो बांटने हैं। यहाँ पर हमें प्रॉफिट कितना था, 68,400। इसे हमें कितने भागों में बांटना है ये भी आपको पता है, 2:1। मतलब पूरे टोटल कितने हिस्से करना है, 5 हिस्से। 68,400 के हमें कितने हिस्से करना है, 5। सो हिस्से में, हर एक हिस्से में कितना आएगा, 13,680 रुपये। मतलब एक हिस्से में कितना, 13,680। अब 2 हिस्से किसके पास जाएंगे, पी के पास, 2 हिस्से क्यू के पास और 1 हिस्सा आर के पास। ये हमें यहाँ पर लिखना है। सो हमें अगर पी का हिस्सा पता करना है तो हम कैसे करेंगे, एक हिस्से में 2 का इंटू कर देंगे। मतलब कि 2 हिस्से किसके पास जाएंगे, पी के पास। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 27,360 रुपये किसके पास जाएगा, पी के पास। अब क्यू के पास भी 2 हिस्से जाना है, तो उसके लिए हम 2 का इंटू कर देंगे। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 27,360। और आर के पास 1 हिस्सा, मतलब कि सिर्फ हम कितने का इंटू करेंगे, यहाँ पर 1 का इंटू कर देंगे। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13,680। सो ये तीनों के बढ़ गए। अगर आप इन तीनों को प्लस करेंगे तो वापस से कितना आ जाएगा, 68,400। ये तीनों के हिस्से। लेकिन हमारे क्वेश्चन में था कि अन्य साझेदारों ने आर को आश्वासन दिया है कि उसे कम से कम 14,400 लाभ अवश्य ही मिलेगा। मतलब कि पी और क्यू ने आर को गारंटी दी है कि उसे 14,400 रुपये लाभ मिलेगा। लेकिन उसके हिस्से में कितना हारा है, 13,680। कितना कम है पहले हमें वो पता करना पड़ेगा। और जितना कम है वो किससे वसूलेगा, पी और क्यू से। क्योंकि किसने उसे गारंटी दी थी, अन्य साझेदारों। मतलब पी और क्यू ने ही उसे गारंटी दी थी कि आर को आश्वासन दिया है कि उसे कम से कम 14,400 लाभ अवश्य ही मिलेगा। सो यहाँ पर पहले हम इसका डिफरेंट देखेंगे कि कितने का डिफरेंट है। हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 720 रुपये। अब 720 रुपये कम है आर के हिस्से में, इतने पैसे उसे और चाहिए, तो वो किससे वसूलेगा, पी और क्यू से। अब क्योंकि पी और क्यू से कितने भाग में वसूलेगा, वो समान अनुपात में, मतलब दोनों से आधा आधा पैसा लेगा। अब एक से तो ले नहीं सकता वो, सिर्फ पी से, क्योंकि क्यू ने भी उसे गारंटी दी है, इसीलिए वो आधा आधा पैसा वसूलेगा पी और क्यू से। तो हम 720 के 2 हिस्से कर देंगे, तो हर एक के हिस्से में कितना आ जाएगा, 360 रुपये। मतलब पी भी कितना देगा, 360, और क्यू भी कितना देगा, 360। अगर वो 360 रुपये देंगे तो जो उनका प्रॉफिट का हिस्सा था उसमें से 360 रुपये कम हो जाएंगे। इसीलिए हम यहाँ पर लिख देंगे, इसमें से 360 माइनस कर देंगे तो उनके कितने हो जाएंगे, 27,000। मतलब दोनों के हिस्से में अब पैसा कितना डलेगा, उन्हें नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 27,000। और आर का हिस्सा कितना हो जाएगा, 14,400। ये हमारा बढ़ गया। अब हम इसे यहाँ पर लिख देंगे। सो यहाँ पर हम उन सभी को लिख देंगे।
टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम लिखेंगे, क्योंकि हम प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर रहे हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तो यहाँ पर हमने 2 कर लिख दिया। अब पी के अकाउंट में कितना जाना था 27,360, उसके हिस्से में कितना आया था हमने अभी कैलकुलेट किया था 27,360, लेकिन लेस गिवन टू आर, अब उसने क्योंकि गारंटी दी थी आर को तो उसके हिस्से में कितना आया था 360 रुपये, तो हम यहाँ से उसे माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा उसके 27,000 रुपये। मतलब पी को कितना प्रॉफिट हुआ 27,000। अब क्यू को भी कितने हिस्से में आ रहे थे उसके 27,360, लेकिन लेस गिवन टू आर, उसने आर को कितने दिए 360 रुपये, सो उसे भी हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 27,000। अब आर के हिस्से में कितना आ रहा था 13,680, एड मतलब हम उसे प्लस करेंगे रिसीव्ड पी एंड क्यू, मतलब उसने पी और क्यू से कितना रिसीव किया 720 रुपये, सो उसके कितने हो गए 14,400, मतलब उसे बोला था ना कि कम से कम 14,400 रुपये उसे मिलेंगे, सो यहाँ पर उसके हो गए 14,400, और इन दोनों के अकाउंट में कितना हो गया 27,000 और 27,000। मतलब कि आप ये ध्यान रखिए, अगर कोई गारंटी देता है तो उसे गारंटेड प्रॉफिट मिलना ज़रूरी है, और अगर उसे जिसने गारंटी दी अगर कम पैसा मिलता है तो वो किससे वसूलेगा, जिसने उसे गारंटी दी थी। तो यहाँ पर गारंटी दी थी पी और क्यू ने, तो उसने वसूला कितना 360 और 360 रुपये, और दोनों को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 68,400, और यहाँ पर भी दोनों डेबिट और क्रेडिट हमारे इक्वल आ जाएंगे। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी बाद में नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।